हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का रॉकेट स्मॉल टेस्ट पेपर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इस स्मॉल टेस्ट पेपर की वीडियो हम पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर बी, फिर पार्ट नंबर सी, फिर पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर ए हमारा 1 मार्क्स का है। इसमें हमारे पास कुल मिलाकर 32 क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। इट मीन्स आज हम अपनी वीडियो में 32 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा गया है व्हाट विल बी दी अननोन नंबर इन दी प्राइम फैक्टर ट्री। हमारे पास एक फैक्टर ट्री दे रखा है, प्राइम फैक्टर ट्री। इसमें से एक नंबर मिसिंग है जो कि ये रहा हमारे पास। ये नंबर हमें चाहिए, ये नंबर हमें क्या आएगा। चलिए हम इसे सॉल्व कर दिखाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्री बनाएंगे। 24 यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास मिसिंग टर्म है। यहाँ पर हमारे पास 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। प्राइम फैक्टराइज मेथड एलसीएम मेथड का ही एक पार्ट है जिसे हम प्राइम फैक्टर ट्री के नाम से जानते हैं। इसमें भी सेम करना होता है। देखिए जरा, 24 का हम एलसीएम करेंगे, कितना आएगा। यहाँ पर आएगा 12, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 6, फिर यहाँ करेंगे कितना आएगा 3, फिर फाइनली 3। यही फैक्टर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, और बाकी जो अंदर वाली टर्म है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली देखिए रहा, हम इसे कई तरह से कर सकते हैं। जैसा कि हम 24 को 2 से डिवाइड करके जो रकम आएगी हम यहाँ लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों का मल्टीपल यहाँ लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एज इट विश, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर कितना आएगा 12। तो फाइनली 12 इज अ राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको पहले से क्लियर होगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है इफ़ पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is the quadratic polynomial then what will be the product of 0। हमें क्या कहा हुआ है, हमें एक पी एक्स दिया हुआ है। इट मीन्स ये एक इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमसे पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कैसे निकालेंगे या क्या आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का, सी बाय ए। हमारे पास ए बी सी जो भी वैल्यू यहाँ बनेगी हम यहाँ पर फिल करेंगे। फिलहाल तो हमारे पास c की वैल्यू c है, इसलिए हमने यहाँ c लिख दिया, और a की वैल्यू हमने a है तो हमने यहाँ पर a लिखा है। ये हमारा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो c बाय a। वैसे आपको कोई टर्म ऐसे आएगी 2x स्क्वायर, हम अपनी मर्जी से एक टर्म लिख लेते हैं। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालना होगा, तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 5, a क्या लिखेंगे, ये हमारा a होगा 2, तो 5/2 हमारा इस अकॉर्डिंग आंसर आएगा। बट हमारे पास इक्वेशन ही हमारे पास जनरल इक्वेशन दे रखी है, तो उसका c बाय ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं c बाय ए कहाँ देखने मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है द गिवन ग्राफ ऑफ पोइनोमियल पी एक्स वट इज द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है पी एक्स के कितने जीरोस हैं। चलिए इसे हम अपनी कॉपी पे शो करते हैं। देखिए ना, सबसे पहले क्या करते हैं, पी एक्स कहने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। पी एक्स कहने का मतलब कि जो हमारी कर्व गई है, ऐसे बनाया हुआ है कर्व, ये हमें एक्स लाइन को कितनी बार कट कर रही है या कितनी बार टच कर रही है, हम वो काउंट करेंगे। तो देखिए जरा, ये हमारी एक्स लाइन है, इसे कितनी बार ये लाइन ने कट किया या कितनी टाइम मीट किया। तो ये देखिए 1 टाइम, तो हम कितना लिखेंगे 1। इसी अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पर, वैसे तो ये आंसर आ गया हमारा 1, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी वाई। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पी वाई मतलब वाई को कितनी बार टच कर रही है या कट कर रही है लाइन। तो देखिए वाई कितनी बार, 1 बार। इसी अकॉर्डिंग अनदर ग्राफ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू और दोनों y की वैल्यू सेम आए, कुछ भी हो सकता है। जितनी बार टच करे उतनी बार हमने नंबर यहाँ पर लिखना है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, जैसे मर्जी इक्वेशन आए उस अकॉर्डिंग काउंट कर लीजिएगा। तो फाइनली आंसर इज अ 1। हमें पी एक्स पूछा गया था तो हमने पी एक्स का आंसर बताया 1। ओके फ्रेंड्स, 1 इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा हुआ है, आइए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है फ्रॉम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will a pair of linear equation x minus 2y minus 3 equals to 0 and the 3x plus ky minus
1 इक्वल्स टू 0 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। हमें कहा गया दो इक्वेशन दे रखी है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दो इक्वेशन दे रखी है, उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। इक्वेशन ये दे रखी है फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड दे रखी है। यूनिक सोल्यूशन के केस में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू? k की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, आइए मिलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए ना, हमारे पास जो इक्वेशन दी थी यहाँ पर x लिखा हुआ था हमारे पास, हमने उसको कन्वर्ट करके 1x लिख लिया। x लिख लीजिए या 1x लिख लीजिए, बात एक ही है। अब देखिए यूनिक सोल्यूशन का केस क्या होता है, a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू, ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास इक्वल्स टू नहीं होते हैं। a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये हमारा क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। अब देखिए a1 की वैल्यू क्या है, तो a1 यहाँ से कंसीडर होगा 1 और a2 क्या है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/3 डज नॉट इक्वल्स टू, b1 की वैल्यू कितनी है, ये है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। b2 की वैल्यू क्या है k, तो हम यहाँ लिखेंगे k। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 1 को k से मल्टीप्लाई किया k आ जाएगा, और 2 को 3 से किया तो 6, माइनस वैसे का वैसा ही। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा, k डज नॉट इक्वल्स टू -6 हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारी k की वैल्यू हो जाएगी यूनिक सोल्यूशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर सी इज़ अ राइट आंसर। चलिए देखते हैं आंसर सी कहाँ है, -6 कहाँ है, ये रहा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है इफ़ इफ़ 2, k is one solution of given equation 2x plus y equals to 8, then the value of k will be। हमें कहा गया है कि एक पॉइंट दिया गया है। देखिए हमने सबसे पहले लिखा गिवन पॉइंट, और इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, और k की वैल्यू इसमें भी चाहिए। तो देखिए इक्वेशन हमें ये दे रखी है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, जहाँ जहाँ पर आपको x दिख रहा है और y दिख रहा है, तो वहाँ पर x के यहाँ पे 2 फिल करिए और y के यहाँ पे k फिल करिए। ओके फ्रेंड्स, ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट होता है, जैसे कि हमारे पास 2 दिया हुआ, सॉरी 2 k दिया हुआ था, ये हमारा पहला वाला पॉइंट हमारा x होता है, दूसरा पॉइंट हमारा y होता है। तो इस अकॉर्डिंग x यहाँ पे हम 2 फिल करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ फिल कर लिया है, आगे 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लगा के 2 लिख लिया, फिर प्लस लगाएंगे, y की जगह हम k फिल कर लेंगे, और इक्वल्स टू में 8 वैसे का वैसा ही। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इधर राइट साइड ले जाएंगे, जिससे कि k वैसे का वैसे रहेगा, 8 लिखेंगे और माइनस का 4 लिख लेंगे। अब 8 में से 4 माइनस को कितना आएगा 4, तो फाइनली k की वैल्यू कितना आएगी 4। तो 4 इज़ द राइट आंसर। हम अपने आंसर में 4 को टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे कहा गया है विच इज़ गिवन इक्वेशन इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास 4 इक्वेशन दी गई है, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए सबसे पहले आपको सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। देखिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायरिंग टर्म बनेगी, और यहाँ पर हमारे पास बनेगी, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग टर्म बनेगी। हमें बोला गया है नॉट अ क्वाड्रेटिक, तो थर्ड इक्वेशन है, इसमें हमारे पास क्यूबिक बन रही है। हमने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल्स में 2x x स्क्वायर माइनस 1, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके लाइव दिखाता हूँ कि आपको ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बहुत से बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए x प्लस 2 को x प्लस 2 का होल क्यूब है, और इक्वल्स टू में क्या है 2x x स्क्वायर माइनस 1। ओके फ्रेंड्स, अब मैं सारी इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो मैं सिर्फ एक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए इसका फॉर्मूला अप्लाई करिए, x का क्यूब, फिर b का क्यूब, फिर 3x का स्क्वायर प्लस 2, फिर लगाएंगे 3x और 2 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और इक्वल्स टू में टर्म चल रही है, हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 2x का क्यूब
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन बच जाएगी। कैसे, चलिए आइए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए x का क्यूब आएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा 8 आ जाएगा, प्लस लगेगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4 और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6x स्क्वायर, प्लस यहाँ सॉल्व कीजिए 2 की पावर 2 4 में 3 मल्टीप्लाई किया 12x। अब यहाँ पर देखिए इक्वल्स टू में क्या है, जब आप इसे इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे। टू एक्स क्यूब है इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 2x था वो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। फाइनली ये सारा एक लाइन में आ जाएगा। अब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा। अब इसको कैंसिल करेंगे हम, देखिए क्यूबिक को इससे से माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स का क्यूब आएगा। बाकी टर्म आप हूबहू वैसे उतार देंगे। जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लीजिए, जैसे 12x और 2x ऐड हो कितना आएगा 14x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। देखिए इसमें देखिए हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 आ रही है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे आप इसे अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा बाकी क्वेश्चन को। तो फाइनली जो हमारा आंसर है सी इज़ अ राइट आंसर। ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बोला गया विच इज़ अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, यही हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आप इसे टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP -5 -3 -1 1 एंड 3। ओके फ्रेंड्स, ये सारी AP सीरीज चल रही है, इनमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। चलिए इसे सॉल्व कर दिखाते हैं आपको। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी आंसर शीट पे ये AP सीरीज को लिखेंगे। AP सीरीज कैसे, देखिए -5 -3 -1 1 और 3। अब किसी भी 2 डिजिट का हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है, किसी भी 2 डिजिट का। चलिए हम पहले 2 डिजिट लेते हैं, तो फर्स्ट वाली टर्म को लिखेंगे A1, सेकेंड वाली हमारी टर्म A2। D कैसे निकालते हैं, A2 -A1, ये आपको आता ही होगा। A2 की वैल्यू कितनी है -3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, माइनस वाली टर्म में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। -3 फिर लगाएंगे माइनस, A1 की वैल्यू कितनी है -5, हम तो यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो देखिए जरा माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस का और यहाँ पर 5 प्लस का। आप इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आपके पास 2 पॉजिटिव। आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए 5 -3 तो भी रिजल्टन आएगा 2। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि अगर माइनस वाली टर्म हम आगे लिखते हैं उसमें 5 प्लस करें तो 2 कैसे आ गया। तो आप इसको सीधा कर लीजिए सिंपली, कैसे 5 -3 कर लीजिए क्योंकि प्लस में है तो इससे ये आगे पीछे चेंज होने से सिंबल चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा और माइनस का माइनस रहेगा। माइनस प्लस तभी चेंज होता है जब इक्वल्स टू के उस साइड लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ट्रांसफर होता है, तभी वो चेंज होता है। हमने देखिए जरा इस स्टेप के बाद मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। इक्वल्स टू बनाइए, -3 + 5 लिख लीजिए पहले। ओके फ्रेंड्स, फिर इसको देखिए 5 आगे लिख लीजिए, -3 पीछे लिख लीजिए। अब सॉल्व करिए कितना आएगा 2। इसको सॉल्व करना आसान है ना, तो बिल्कुल सही है। तो D कितना आएगा 2। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है कोई भी इक्वेशन में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे आप और आपका डाउट क्लियर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा 2, तो 2 को आप टिक कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमने D लिखा हुआ है, डिफरेंस इज 2 आया है और ऑप्शन B 2 आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाइज कर रहा है, 4 पॉइंट दिए गए हैं। इसके लिए देखिए जरा, ये हमने एक मेथड बनाया हुआ है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, ये होता है हमारे पास ऐसे ग्राफ जो बनता है, ये हमारा x, ये हमारा -x, ये हमारा y पॉजिटिव, ये हमारा y नेगेटिव, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद जो ये पॉइंट होता है ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। जो ये क्वाड्रेंट बना ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा क्लॉक के उल्टी डायरेक्शन में चलता है, ऐसे एंटी क्लॉक इसे पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लॉक कैसे घूमती है,
12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, ऐसे ऐसे हमें इसे उल्टा चलाना है, ऐसे यहाँ से इस डायरेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, इस डायरेक्शन में हम चलाएंगे, एंटी क्लॉक बोलते हैं हम। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, मतलब कहने का एक्स नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ये सिंबल याद रख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, मैं आपको एक और डाउट क्लियर करता हूँ, इसके बाद तो आपका डाउट रहेगा ही नहीं। देखिए, आप इस क्वाड्रेंट में आइए, इसको देखिए, ये हमारा क्या है, प्लस का एक्स है, इसको ये क्या है, प्लस प्लस, तो दोनों प्लस प्लस। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपका डाउट क्लियर होगा। इस क्वाड्रेंट में हूँ, एक्स भी प्लस का, वाई भी प्लस का, इसलिए प्लस प्लस। इस क्वाड्रेंट में आइए, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें देखिए एक्स कहाँ है, सबसे पहले एक्स ढूंढिए, ये रहा एक्स, और ये क्या है, वाई। तो देखो एक्स क्या है, नेगेटिव, वाई क्या है, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। अब इसमें देखिए एक्स को ढूंढिए और वाई को ढूंढिए, तो एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। आई होप आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई को ढूंढिए, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, तो एक्स क्या है, पॉजिटिव, वाई क्या है, नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। आई होप अब तो आपका डाउट क्लियर हो ही गया होगा। चलिए अब आते हैं अपने पॉइंट पे। हमें इनमें से बोला गया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है, तो देखिए जरा, ये रहा हमारा प्लस 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 प्लस, मतलब 1 1, तो 1 1 हमारा दोनों प्लस प्लस है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। इट मीन्स जो हमारा 1 1 है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, यही हमारा आंसर होगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। इससे अकॉर्डिंग और भी क्वाड्रेंट आ सकता है, जरूरी नहीं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पेपर में आए, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपने इसी अकॉर्डिंग ग्राफ को देखना है और देखना है कौन से डिजिट हमारा प्लस का बन रहा है, कौन सा माइनस का बन रहा है, इस अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास और इसके फिर से स्टडी कीजिएगा। अनदर क्वेश्चन जितने आएंगे सारे क्वेश्चन इसके थ्रू आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू डैश। हमें कहा गया है 1 + 10 ए देखिए, ये देखिए ना, 1 + 10 ए कहने का मतलब, 10 स्क्वायर ए कहने का मतलब हमारा होता है फार्मूला 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो बात एक ही है, स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर वैसे रहेगा, थीटा को ए से रिप्लेस किया जाता है, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, सेकेंड ए। तो आप सेकेंड ए को टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड ए को हम टिक कर लेते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है इन गिवन ट्राइंगल ए बी सी द वैल्यू ऑफ कॉस ए विल बी। हमें देखिए एक फिगर दे रखी है, इस फिगर को हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। हमें बोला गया कॉस ए क्या होता है, ए। सबसे पहले तो ट्राइंगल में देखिए ए कहाँ है, तो ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर। ए कहा गया कॉस ए, तो इट मीन्स एंगल हमारा ए पर बनेगा, मतलब थीटा हमारा ए पर बनेगा। तो परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा, नीचे आएगा बेस, ये आएगा हाइपोटेन्यूस। अब कॉस के लिए हमें फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, कॉस होता क्या है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। अब इसमें कॉस ढूंढिए कहाँ है, कॉस ये रहा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें देखना है बेस क्या है, तो बेस देखिए ए से लेकर बी हमारा बेस है, और परपेंडिकुलर क्या है, बी से लेकर सी हमारा परपेंडिकुलर है। तो बस इसको लिख देना है, ए बी अपॉन में ए सी इक्वल्स टू में क्या है हमारा कॉस ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमें कहा गया है कि रेशो चाहिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इन दोनों का रेशो चाहिए, इसलिए हमने बीच में रेशो लगा लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो स्फीयर क्या होता है, सबसे पहले वो क्लियर करते हैं। स्फीयर हमारा होता है गेंद। कैसे गेंद बनेगा, 3D में हम आप इसको बनाना चाहें तो ऐसे बनाएंगे। बॉल कैसे बनती है, ये हमारा सर्कल बना, इसको 3D शेप देंगे तो इस अकॉर्डिंग देंगे, ये देखिए रहा, ये ऐसे।
गेंद जो होती है कुछ ऐसे होती है, मतलब 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इनका रेशो चाहिए किसका, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला 4πr², वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला 4/3πr³। अब देखिए यहाँ सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इसका जो ये अपॉन में लिखा हुआ है उसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए। इधर कितना आएगा 3 इंटू में 4πr², वैसे का वैसा ही रेशो वैसे चल रही है। इधर में हमारे पास क्या बचेगा 4πr, यहाँ देखिए r का क्यूब लिखा हुआ है तो इसको मैंने सेपरेट कर लिया है क्योंकि मैं इसको कट करूंगा अभी। तो हमने स्क्वायर इंटू एक्स r लिख लिया है। कहने का मतलब r का क्यूब को हम सेपरेट करेंगे तो r का स्क्वायर इंटू r लिखते हैं। पावर 1 ला लिए, अभी भी देखिए r3 ही है तो इसको हम ओपन कर लेंगे। या फिर आप सिंपली r को r की पावर 3 है उसको 3 टाइम लिख लीजिए, इसको r2 को 2 टाइम लिख लीजिए और कट कर दीजिए, बात एक ही पड़ेगी। देखिए जरा मैंने क्या किया, ये पूरा टर्म कट करने के लिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए मैं ये पूरी टर्म कट कर दूंगा ऐसे। इधर मेरे पास क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3 बचेगा और राइट हैंड साइड में r बचेगा। तो रेशियो क्या आएगी 3:r इज अ राइट आंसर। याद रखिएगा जिस अकॉर्डिंग पेपर में कहा गया है उस अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें सरफेस बोला गया था इसलिए हमने सरफेस पहले लिखा है, उसके बाद वॉल्यूम बोला गया था इसलिए वॉल्यूम इधर लिखा हुआ है। गलती मत कीजिएगा, अगर वॉल्यूम आपने इधर लिख दिया और सरफेस एरिया इधर लिख दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिखा जाएगा। हमें सबसे पहले बोला गया था व्हाट विल बी दी रेशो ऑफ सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया की बात आ गई तो सरफेस एरिया, और वॉल्यूम की बात आई तो वॉल्यूम इधर बीच में रेशो चल रही है। इस अकॉर्डिंग 3:r आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ढूंढिए, तो फर्स्ट इज अ राइट आंसर 3:r। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा गया है, हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो द डायमीटर ऑफ सर्कल। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो द डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल किस में शो हो रहा है वो बताना है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वो तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल में क्या होता है डायमीटर एक साइड से टच करती हुई लाइन यहाँ पर टच करे और सेंटर से पास होती जाए तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको भी आता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ है, ये देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमसे कहा गया है, हमें बोला गया एग्जाम करना है द फिगर द चूज करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए रहा ये दो ट्राइंगल दे रखी है और हमें ये ऑप्शन दे रखी है, साथ में कुछ मेजरमेंट भी लिखी हुई है। मैं इसे अभी क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे कुछ इस अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमें बोला गया है इनमें से कौन सा आंसर सही है। सबसे पहले देखिए रहा दो ट्राइंगल है, इसमें तो हमें लिखा नहीं गया है कि हाँ ये ट्राइंगल सिमिलर है या कैसे हैं, ये कुछ नहीं बोला गया है। बस देखिए कैसे आंसर निकालना है। जब दो ट्राइंगल हमें दे रखी है तो सबसे पहले हम सिमिलर का केस लाएंगे। कौन सा केस, सिमिलर का केस। तो देखिए ना जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी जो रेशो होती है, जो साइडों का रेशो होती है वो अपॉन में होता है। तो अब देखिए ना 4 का रेशो या 4 का ट्वाइस करिए कितना आएगा 8, तो ये रहा 8। और फिर 5 का रेशो का ट्वाइस करिए कितना आएगा 10, तो ये रहा 10। ओके फ्रेंड्स, बस दो साइड ले लीजिए, कोई भी दो साइड ले लीजिए, इच्छा हो तीसरी भी लेने की तो वो भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट दो से बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें कहा गया ए बी हमने लिखा और बी सी लिया, यहाँ पर पी और आर रख लिया और आर से लेकर क्यू रख लिया। ओके फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास एक चीज़ और कॉमन है, ये अगर आप ए सी कंसिडर कर रहे हैं तो इसका अगर आप ट्वाइस करेंगे तो 5 बन जाएगा। तीनों चीज़ें क्लियर होगी, तीनों आपस में क्या होंगी बटे में होंगी, इनका रेशो आपस में इक्वल होगा। अब हमारे पास एंगल कैसे कंसिडर होगा, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले मैं इसमें से किसी एक को रेस करता हूं। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं रेस किए बिना बगैर। ओके फ्रेंड्स, रेस नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ए से लेकर बी हम रख रहे हैं, पहले ए से लेकर बी, ये वाला चीज़ देखिए मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। ए बी के रेशो में कौन सा ट्राइंगल आएगा, कौन सी साइड आएगी, ये आएगा ए बी के रेशो में, ये आएगा। अब बी सी रख लीजिए, बी सी ये रहा बी सी, 5 के साइड में कौन सा आएगा नीचे वाला। अब देखिए अगर मैं इसको दोनों ज्वाइंट करूंगा तो कौन सा पॉइंट ज्वाइंट हो रहा है बी वाला, और इधर ज्वाइंट करूँगा कौन सा पॉइंट ज्वाइंट हो रहा है आर वाला। मतलब अगर इन दोनों साइडों को मैं ज्वाइंट करूँ तो बी वाली जो साइड है वो आर वाली साइड के इक्वल आएगा। क्या आप देखिए आपके ऑप्शन में बी इक्वल्स टू आर लिखा हुआ मिल रहा है, तो बी और आर का रेशो दिया ही नहीं हमें, तो इसको हम कैंसिल करके कोई और साइड लेंगे। तो देखिए ना हम क्या करेंगे,
ए बी लेंगे और ए सी कंसिडर करेंगे, ए सी। ओके फ्रेंड्स, इधर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके क्या था, ये था पी और क्यू था। अब देखिए मैं ये देखो यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ, ये लाइन, इसमें कौन सी लाइन, स्टार वाली लाइन और ये वाले स्टार लाइन। कौन कौन से एंगल आपको इक्वल दिख रहे हैं, देखिए ज्वाइंट कीजिए दोनों लाइन को ऐसे और ऐसे ज्वाइंट कीजिए, ये एंगल कंसिडर हो जाएगा और उसी अकॉर्डिंग इसको ज्वाइंट कीजिए, कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बन जाएगा। मतलब एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल पी होगा हमारे पास। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखिए ऑप्शन बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए और बी, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी दो साइड को कंसीडर करना है और इसी अकॉर्डिंग आप अपने एंगल को चेक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया है द विकेट टेकन बाय द बॉलर इन 10 क्रिकेट मैच एज अ फॉलोइंग। ये कोई बॉलर है जो हर मैच में विकेट ले रहा है या 10 मैच उसने खेले हैं और इस अकॉर्डिंग मैचेस में विकेट लिए हैं, और बोला गया है द मॉड ऑफ द डाटा विल बी। मॉड ऑफ द डाटा क्या होगा वो हमें बताना है। चलिए क्लियर करते हैं इसको भी। सबसे पहले तो आपको बताएं मॉड होता क्या है। मॉड इज अ हाईएस्ट ऑकरिंग टर्म, इसमें से जो टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वही हमारा मॉड होता है। देखिए ना, इसमें हमारे पास 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है। 10 मैच में उसने कम से कम 4 मैच ऐसे हैं जिसमें उसने 3 बिगड़ लिए हैं, तो मॉड ऑफ द डाटा 3, तो 3 इज अ राइट आंसर। इट मीन्स सी इज अ राइट आंसर। याद रखिए मॉड का फॉर्मूला हाईएस्ट ऑकरिंग टर्म, हाईएस्ट ऑकरिंग टर्म, ऑकरिंग मतलब जो टर्म बार बार रिपीट हो रही है या हाईएस्ट बार रिपीट हो रही है वो हमारा मॉड कहलाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो इवेंट नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो याद रखिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास पहला ऑप्शन है 2/3, तो प्रोबेबिलिटी हमारी अपॉन में हो सकती है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। बी ऑप्शन है हमारे पास -1.5, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए परसेंटेज में, प्रोबेबिलिटी हमारी परसेंटेज में होती है। जैसे कि हमें बोलते हैं हमारे मैच जीतने के 50-50 चांसेस हैं, 50% चांस है, इस अकॉर्डिंग भी बोलते हैं। और 0.17 या 0.17, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे भी काउंट होती है कि 0.1% हमारे जीतने के, ऐसा हम बोलते हैं। और अपॉन भी बोलते हैं कि आधा परसेंट है या 1/2 पार्ट हम जीत गए थे, आधा हिस्सा हमने जीत लिया था, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये तीनों केसेस में प्रोबेबिलिटी काउंट होती है, बस नेगेटिव के केस में प्रोबेबिलिटी काउंट नहीं होती है। तो ये नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इट मीन्स बी इज आर राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है if the perimeter of area, perimeter and the area of circle are numerically equal then the diameter of circle is dash। हमें कहा गया है diameter of the circle is dash बोला गया है। चलिए ये से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ में बोला गया है पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, दोनों को इक्वल रख लेंगे क्योंकि हमें बोला गया न्यूमेरिकली इक्वल है पेरीमीटर और एरिया। तो सबसे पहले पेरीमीटर बोला था इसलिए हमने पेरीमीटर आगे रखा है और इक्वल टू में एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कह लीजिए या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कह लीजिए, बात एक ही है। एरिया ऑफ सर्कल πr²। अब देखिए जरा हमने इसको ऐसा रखा हुआ है और यहाँ पर r का स्क्वायर सेपरेट कर लिया है और इनके साथ ब्रैकेट डाल लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये मैं कट करने जा रहा हूँ। देखिए अब कट कर लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ कितना आएगा r, तो r क्या आ गया 2 यूनिट, बट हमें क्या चाहिए डायमीटर बोला हुआ है। तो डायमीटर क्या होता है 2 × r, मतलब जितना r है उसको 2 से गुना करना है। तो डायमीटर कितना आएगा 4, तो 4 इज अ राइट आंसर। क्या आएगा 4 इज अ राइट आंसर। 4 कहाँ है 4 यूनिट। गलती से कई पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ रेडियस बोला गया था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें जो कहेगा हमें वही करना है। हमें डायमीटर बोला है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने सबसे पहले सॉल्व करते टाइम ये ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पर रेडियस लिखा है या डायमीटर है, जस्ट मेरे को क्वेश्चन पहले से आता था, मैंने यहीं तक सॉल्व किया।
फाइनली मैंने इसको भी सॉल्व किया, क्योंकि जब मैंने पढ़ा इसको तो यहाँ डायमीटर लिखा हुआ था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है ट्रू फॉल्स। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे ट्रू फॉल्स है, इसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू वाई इन लाइन विच ऑफ द पैरेलल टू x एक्सिस। हमें कहा गया है कोई इक्वेशन है x इक्वल्स टू वाई है, और बोला गया क्या अगर इस केस में हमारे पास इक्वेशन पैरेलल बनेगी। तो देखिए क्या सॉल्व करना है। x इक्वल्स टू वाई कहने का मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी 3। इट मीन्स x और y की वैल्यू सेम आएगी। तो हम क्या करेंगे, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ मैंने यहाँ देखिए हल्का सा ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा एक्स एक्सिस बनाया, 1 2 3 4 पॉइंट लिखा, 1 2 3 4 फाइन। एक्स की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4। अब जब ये सारे पॉइंट को मीट करेंगे, देखिए ऐसे ये पास करती हुई लाइन जाएगी। अब ये मुझे बताइए ये किसके पैरेलल बन रही है। किसी के पैरेलल नहीं बन रही है, ना तो x के बन रही है ना तो y के। अगर x के पैरेलल बनती तो सिर्फ सीधे लाइन ऐसे जाती, तो देखिए तब हम कहते हैं कि x के पैरेलल है। या फिर अगर ये लाइन ऐसे बनती तो मैं कहता ये y के पैरेलल है। बट ये मेरी लाइन ऐसे कट करती हुई जा रही है, टेढ़ी जा रही है, ना तो x के पैरेलल ना तो y। इट मीन्स ये एक फॉल्स स्टेटमेंट कही जा रही है। इसका आंसर आप फॉल्स टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फॉल्स को टिक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा हुआ है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर रियल देन d ग्रेटर देन 0। ध्यान दिए, इसका खास ध्यान रखिएगा। हमें इक्वेशन बोला गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, रूट्स आर रियल बन रहे हैं। कब, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल टू है। ध्यान दीजिए, ये सिंबल मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये सिंबल क्या लिखा हुआ है, बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता है। ये सिंबल दो बातें कह रहा है। एक, d इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब d की वैल्यू हमारी 1 2 3 4 5 6 ऐसी कुछ आएगी, और इसके नीचे ये डंडी लगी है। इट्स मीन ये एक और अलग स्टेटमेंट कही जा रही है, d इक्वल्स टू 0 कहा जा रहा है। दो स्टेटमेंट देखिए, मैं फिर क्लियर करता हूँ। एक हम ये पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे। दो स्टेटमेंट कही जा रही है, जिसको कंबाइन करते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ये केस क्लियर हो गया हमारा। जब भी रूट हमारे इक्वल बनते हैं उस केस में, या जब हमारा d की वैल्यू 0 होती है उस केस में हमारा रूट्स आर इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। हमें यहाँ पर इसने बोला हुआ है रियल, और इस केस में क्या होता है, रूट्स हमारे रियल बनते हैं और मे भी इक्वल। बट हमें बोला गया है कि रूट्स आर फाइंड द इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। इस केस में रियल होते हैं या नहीं, तो बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि दोनों ही केस कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए ये आंसर ट्रू आएगा। ओके फ्रेंड्स, d ग्रेटर देन 0 जब होता है तो हमारे रूट्स रियल बनते हैं। रियल मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, कोई भी नंबर रियल नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है इफ nth टर्म ऑफ AP an इक्वल्स टू में 9 माइनस 5n देन द 10th टर्म इज माइनस 41। हमें कहा गया है कोई एक nth टर्म बोली गई है, nth टर्म 9 माइनस 5n, 10th टर्म जिसकी है वो माइनस का 41 है, ये हमें पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10th टर्म मतलब हमें क्या दिया हुआ है, n 10 दे दिया है, सीधा सीधा पता लग गया, n 10 दे दिया है। तो आप अपने इक्वेशन में जो इक्वेशन दे रखिए, जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ पर 10 भर दीजिए। तो देखिए यहाँ n दिखा, मैंने 10 भर दिया, 9 लिखा, 5 लिखा, n फिर दिखा, फिर मैंने 10 भर दिया। अब हम क्या करेंगे, 9 वैसे के वैसे रखेंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 50, 50 में 9 में हम 50 माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 41 आ जाएगा, जो कि a10 की वैल्यू जाएगी। तो बिल्कुल सही है, हमें a10 की वैल्यू 41 बोला गया था, तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। आंसर में आप ट्रू टिक को टिक करेंगे, ट्रू हम टिक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा हुआ है, आइए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है द क्वाड्रेंट ऑफ ओरिजिन इज 0 0। हमें कहा गया है क्या क्वाड्रेंट होता है, जो क्वाड्रेंट वो 0 0 होता है, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं,
कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन हमारा 0 0 होता है, तो बिल्कुल सही है, ओरिजिन हमारा 0 0 होता है। और ओरिजिन होता कहाँ पर है, देखिए जरा, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो देखिए जो पॉइंट कट हुआ ये हमारा ओरिजिन कहलाता है, और ये हमारा 0 0 होता है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा ओरिजिन, ओ से हम डिनोट करते हैं, और जो पॉइंट होता है वो हम 0 0 लेट करते हैं यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, आंसर में आपको ट्रू को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे कहा गया है cos A is ऑब्जर्वेशन, क्या बोला गया है, cos A is a ऑब्जर्वेशन यूज ऑफ अ कोसेंट ऑफ एंगल A। हमें कहा गया है अगर हम cos A में, क्या हमारा एंगल A, हमारा जो A है वो हमारा एंगल कंसीडर होता है, तो बिल्कुल सही है। जब हम cos A लिखते हैं या cos थीटा लेते हैं, तो ये जो थीटा या A लिखा जाता है ये हमारा एंगल कहलाता है, तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट कही जा रही है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, आंसर में आप ट्रू को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा हुआ है, आइए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। हमें कहा गया है क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बिल्कुल सही है जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये ट्रू स्टेटमेंट है, आंसर में आप ट्रू को टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ट्रू लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन इवेंट इज 0। हमें कहा गया है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन इवेंट इज 0 होता है, तो बिल्कुल फॉल्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन इवेंट इक्वल्स टू 1 होता है। सर्टन इवेंट कहने का मतलब कोई भी आप गेम खेल रहे हैं उसमें आपको फिक्स पता है कि आप ही जीतेंगे, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, सीधा 100 या कह लो सीधा 1, तो आंसर इज 1। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, आंसर में आप फॉल्स को टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा हुआ है, आइए मिलते हैं। इसमें हमसे कहा गया है द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड दिस सर्कल इन इनफाइनाइट। हमें कहा गया है अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो क्या हम उसके अंदर कोई पॉइंट लेट करें तो उससे हम बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, तो बिल्कुल नहीं। हम किसी भी सर्कल के अंदर से टेंजेंट को ड्रॉ नहीं करते, टेंजेंट हमेशा सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से ही बनता है, बाहर किसी पॉइंट से बहुत सारे टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, आंसर में आप फॉल्स को टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, ये हमारा ट्रू फॉल्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया है व्हेन अ ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर देन द पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी डैश। हमें कहा गया है हमारे पास दो पैरेलल लाइनें हैं, आप ऐसे पैरेलल बना लीजिए या फिर ऐसे पैरेलल बना लीजिए, बात एक ही है। दो पैरेलल लाइन है, द पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी डैश, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए ना, क्या वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, कोइंसिडेंट होगा या फिर नन ऑफ दिस। आपको क्लियर करें, जब भी हमारे पास पैरेलल इक्वेशन जाती है तो उसके हम कोई भी सोल्यूशन काउंट नहीं करते, कोई भी पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता ही नहीं है तो उसका सोल्यूशन काउंट नहीं होता। सोल्यूशन कहने का मतलब कोई लाइन गई, इसके ऊपर कट कितनी बार हुई, 1 टाइम, तो 1 सोल्यूशन। अब कोई लाइन जा रही है, इसी के ऊपर एक और लाइन गई, तो इसके सारे बहुत सारे मैनी सोल्यूशन। अब कोई पैरेलल लाइन जा रही है तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, इसके हम एक्स या वाई की वैल्यू कंसीडर नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होता है, इस केस में इनकॉन्सिडेंट आता है। जब दो लाइनें हमारे पास पैरेलल होती हैं तो देन पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट, मतलब वो एक ऐसे ही पैरेलल चलती जाएंगी, पैरेलल जाती जाएंगी, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये एकदम कॉन्सिडेंट चलती जाएंगे ऐसे ही। तो हम क्या लिखेंगे, इनकॉन्सिडेंट, क्या होते हैं, इनकॉन्सिडेंट। आंसर इज बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है ऑल स्क्वायर आर डैश, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इक्वल, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, नन ऑफ दिस। तो देखिए रहा, हमारे पास ऑल स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि अगर आप स्क्वायर बना रहे हैं ऐसा ही बनाएंगे, चाहे उसे बड़ा बना लें पर उसकी सभी साइडें बराबर होंगी। तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में, दोनों ही स्क्वायर आपस में सिमिलर होंगे, ना कि इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या कहेंगे, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, सी इज द राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे बोला गया है द पॉइंट और द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 8 एंड 10 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज डैश। हमें कहा गया एक ही पॉइंट कहा गया और डिस्टेंस बोला गया है। तो देखिए ना, हमने ग्राफ ड्रॉ किया और 8 और 10 को लोकेट कर लिया। 8 पहले कहा गया है और 10 बाद में कहा गया है। 8 और 10 कहा गया है, मतलब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 10। तो हमने x से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की खींच दिया और y से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दिया। तो ये हमारा पॉइंट आ गया, डिस्टेंस वाला पॉइंट आ गया। अब बोला गया है ये जो पॉइंट है वो वाई एक्स से कितना दूर है। तो वाई एक्स पे आइए, पहले सबसे पहले इस पे आ जाइए। यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये स्टेप काउंट कर लीजिए, कितने हैं 80 हैं। तो डिस्टेंस कितना हुआ इस लाइन के लिए, ये डिस्टेंस 8 हुआ। तो आंसर क्या लिखेंगे 8। तो आंसर इज 8। इसी अकॉर्डिंग अगर ये वाई एक्स का पूछता तो हम क्या, सॉरी एक्स एक्स से पूछता तो हम एक्स लाइन पे आते हैं और ये पॉइंट हमारा एक्स से कितना दूर होता है, हम 10 आंसर देते हैं। इस अकॉर्डिंग आपको ये कंफ्यूज करने के लिए कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमें वाई एक्स से पूछा गया था, तो वाई एक्स पे पहले खड़े हो जाइए और ये पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट कितना दूर है, ये हमसे 1 यूनिट दूर है, 8 यूनिट दूर है। तो यही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। तो 8 इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है 5 कोसिकेंट थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू डैश। देखिए ना, अब ये हमने क्वेश्चन किसी अलग तरह से किया हुआ था, कोई और क्वेश्चन आया था। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए हमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। आइए मैं इसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, 5 हमने कॉमन ले लेना है और यहाँ क्या आएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1, तो हम 1 लिखेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5। आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसी को डन कर लीजिए, देखिए जरा एक कॉट उधर भेज दीजिए, तो क्या आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। ये बन गया, ये देखो हमारे पास यहाँ बना हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करके हम क्या लिखेंगे आंसर 5। 5 इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे कहा गया है द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ अ एंगल थीटा ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस आर विल बी डैश। हमें कहा गया है कि हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, क्या चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सेक्टर जिसका एंगल थीटा हमें थीटा दे रखा है और रेडियस हमें आर दे रखा है। तो देखिए रहा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए लेंथ ऑफ आर्क का। तो फॉर्मूला पढ़ लीजिए, थीटा बाय 360 पाई आर 2 पाई आर, थीटा बाय 360 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाय 360 2 पाई आर। अब देखिए रहा, थीटा की जगह पे थीटा ही भरना है तो कोई चेंज नहीं आएगा, और आर की जगह पे आर भरना है तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर देखिए कहाँ दिख रहा है आपको, तो बी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है द गिवन सॉलिड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। ये देखिए एक सॉलिड दे रखा है, अब हमसे पूछा गया है कि किसका कॉम्बिनेशन है। तो आइए क्लियर करते हैं। इस फिगर को हमने तोड़ के यहाँ बनाया हुआ है। ऊपर देखिए ये शेप बनेगी, ये हमारी कोन की बनेगी और नीचे हमारा सिलेंडर बनेगा। तो किसका किसका कॉम्बिनेशन है, कोन और सिलेंडर का। तो आंसर इज कोन एंड सिलेंडर या सिलेंडर एंड कोन, कहीं भी देख लीजिए, जहाँ लिखा होगा उसको टिक कर लीजिए। तो फाइनली ए इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जल्दी से। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर इज डैश। हमें कहा गया मीन फर्स्ट 5 ऑड नंबर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑड नंबर क्या होते हैं। फर्स्ट 5 ऑड नंबर 1, 5, 8, 7, 9। इसके आगे भी ऑड नंबर होते हैं पर हमने 5 ही कंसिडर किए हैं क्योंकि हमें 5 बोला गया था, फर्स्ट 5। अब हमें मीन चाहिए, तो मीन का फॉर्मूला याद रखिए, सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन में नंबर ऑफ टर्म। आई रिपीट अगेन, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल टर्म नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, इसको कई लोग ऐसा ही पढ़ते हैं, सिग्मा नंबर ऑफ टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म। सिग्मा कहने का मतलब सम ऑफ। ओके फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे 1, 3, 5, 7, 9 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ऐड में दिखा देंगे, या फिर आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं। अपॉन में 5, देखिए टर्म कितनी है 5, तो हमने 5 लिख दिया। ऐड करेंगे कितना आएगा 25, 5 से कट कर कितना आएगा 5, तो आंसर इज आ 5। 5 कहाँ है, बी इज आ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें से कहा गया है अ डाइस थ्रो वंस। एक डाइस को एक बार फेंका गया है, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले
हम देखेंगे लूडो की गिट्टी में जब हम फेंकेंगे तो क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, यही 6 टर्म में आ सकती हैं। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने जाएंगे, टोटल नंबर हमारे पास 6 बन जाएंगे। अब इसमें इवन नंबर कहाँ कहाँ है, तो 2 हमारा इवन है, 4 हमारा इवन है और 6 हमारा इवन है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3, कौन कौन से नंबर है 2 4 6, ये आप लिख देना है। वैसे तो हमने आंसर टिक करना है, मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर, तो फॉर्मूला क्या है, आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो आउटकम्स कितने हैं 3, मतलब इवन नंबर कितने हैं 3, टोटल नंबर कितने हैं 6, तो कट कर लीजिए इसको 1/2। तो आंसर इजा 1/2। 1/2 कहाँ है, ये रहा बी आंसर। इस अकॉर्डिंग हमने पार्ट ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसकी सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। अपने जितने फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए कि हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से आपको हर सैम्पल पेपर का सोल्यूशन मिलेगा और पूरा सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय बाय।